आने वाले 15 से 20 सालों में भारत दोबारा अखंड भारत बनेगा। और अगर हम थोड़ी सी कोशिश और कर लें, थोड़ी सी ऊर्जा अपनी तरफ से लगा दें, तो महर्षि अरविंद और विवेकानंद के सपनों का भारत 10 से 15 सालों में हमारे सामने होगा। और जो कोई भी इसे रोकने की कोशिश करेगा वो स्वयं मिट जाएगा। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही हैं, जिसके बाद से ट्विटर पे लगातार अखंड भारत ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग मजे ले रहे हैं, कुछ लोगों की जिज्ञासा है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और हमारे आज की इस वीडियो में हम भी इसी बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अखंड भारत बन पाना दोबारा संभव है क्या, कोरी कल्पना है कि बस ख्वाबों में चल रही है जिंदगी। तो आइए देखते हैं कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है तो क्यों है। सबसे पहले तो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट समझिए। अखंड भारत है क्या? जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो इसमें कुछ देश आते हैं, ऐसे देश जिनके बारे में ये माना जाता है कि सांस्कृतिक रूप से कभी भारत का हिस्सा रहे हैं, अब अलग हो गए हैं। ये देश कौन कौन से हैं? ये देश हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार। ये सभी देश कभी न कभी सांस्कृतिक रूप से भारत का हिस्सा रहे थे, जो अलग अलग समय पर भारत से दूर होते चले गए। जब अखंड भारत की बात होती है, जब एक यूनियन की बात होती है, तो यूनियन तब पॉसिबल हो पाएगा जब सब लोग ऐसा चाहेंगे। सिर्फ भारत के चाहने से तो अखंड भारत हो नहीं जाएगा। तो भारत तो चाहता है अखंड भारत हो, मगर बाकी लोग ऐसा क्यों चाहेंगे? ऐसा कहा जाता है कि अखंड भारत की जो कल्पना है वो प्रकृति की कल्पना है। यह देश प्राकृतिक रूप से अखंड है। जब से ये देश अलग हुए हैं तब से इनमें से किसी भी देश में शांति नहीं है, संप्रभुता नहीं है। और वर्तमान इतिहास भी इस बात की आपको गवाही देगा। आप इन देशों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, आज तक पाकिस्तान में कोई भी सरकार लगातार 5 साल नहीं चल पाई है। लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, जगह जगह पर हिंसा हो रही है, और पाकिस्तान आर्थिक तौर पे भी अपनी नागरिकों की सहायता नहीं कर पा रहा है। अफगानिस्तान देख लीजिए। अफगानिस्तान जंग का मैदान बना हुआ है। कभी रशिया आके जूझ जाता है, कभी अमेरिका जूझ जाता है, कभी चीन अपनी ताकत लगाता है, कभी पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है। अफगानिस्तान में लगातार युद्ध हो रहे हैं। वहां के बच्चे बम के धमाके सुन के बड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश आ जाते हैं। बांग्लादेश में अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इन दो पार्टियों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। दो दलों की सत्ता हो रही है। हालत ऐसे हो गए हैं कि बांग्लादेश के नागरिक लाखों की संख्या में अपना देश छोड़ के बाहर जाने को मजबूर हैं। वहां पे उन्हें रोजगार नहीं है, वहां पे उन्हें शिक्षा नहीं है। आइए नेपाल की बात करते हैं। नेपाल तो अभी अभी चर्चाओं में है भाई साहब। जब हम आज ये खबर कर रहे हैं, उस समय नेपाल का जो कर्जा है, राष्ट्रीय कर्जा है, वो उसके जीडीपी का 43% है। यानी जितना कमाते हैं साल भर में, उसका आधा तो कर्जे में देना पड़ जा रहा है। ये नेपाल की हालत है। नेपाल के लोग के पास खाने की कमी हो गई है। चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग खरीदने के काबिल नहीं रह गए हैं। भूटान की बात कर लीजिए। भूटान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, भारत के फ्रेंडली रिश्ते हैं, लेकिन भूटान में अभी भी राजकीय सत्ता चल रही है। भूटान के लोगों को अभी भी अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है। कोरोना वायरस का जब एपिडेमिक आया है, कोरोना वायरस का जो काल आया है, इसमें भूटान पूरी तरीके से मदद के लिए भारत पे आश्रित रहा है। तिब्बत की बात कर लीजिए। तिब्बत के ऊपर चीन कब्जा ठोक के बैठा है। तिब्बत की संसद अभी भी भारत की दिल्ली से चलती है, और तिब्बत के सबसे बड़े धार्मिक गुरु, जिनको दलाई लामा कहा जाता है, वो भारत में शरण लेकर रह रहे हैं। भारत को अपना प्रिय देश बताते हैं। तिब्बतियों का श्रद्धा का केंद्र, आस्था का केंद्र भारत है। श्रीलंका की बात कर लीजिए। श्रीलंका में आज जब हम ये खबर कर रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय श्रीलंका डिफॉल्टर घोषित होने की कगार पे है। यानी कि श्रीलंका अपने कर्जे चुका पाने में सक्षम नहीं है। महिंद्रा राजपक्षे के ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बन रहा है। राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की पूरी राजनीति पर एक छत्र कब्जा करके रखा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नया साल सड़कों पर मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और ऐसे समय में श्रीलंका को कोई मदद पहुंचा रहा है तो भारत पहुंचा रहा है। भारत ने 2 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है श्रीलंका को। अगले देश की तरफ आते हैं, मालदीव। मालदीव में क्या चल रहा है? मालदीव में लगातार वहां पे भी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। अब्दुल्ला यामीन ने 2018 में क्या किया? उन्होंने जेल से निकाल के लोगों को मंत्री बना दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी सत्ता बनाई रखे।
ताकत अपने पास केंद्रित रखे हैं। श्रीलंका में, मालदीव में जिहादी ताकतें इतनी ताकतवर हो गई हैं कि आए दिन दंगे हो रहे हैं, आए दिन हिंसा हो रही है, लोग परेशान हैं। म्यांमार की बात कर लीजिए, म्यांमार छोटा सा देश है, ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन म्यांमार में हिंसा इतनी बढ़ गई है कि वहाँ के बौद्ध भिक्षु हथियार उठाने को मजबूर हो गए। रोहिंग्याओं को बाहर निकालना पड़ा ताकि अपनी एकता, अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सके। इन सभी देशों के इतिहास भारत से अलग होने के बाद शांति का इतिहास नहीं है। इन सभी देशों में अस्थिरता है। ये किस तरफ संकेत करता है? ये इस तरफ संकेत करता है कि शायद ये सभी के सभी देश प्राकृतिक संतुलन से गड़बड़ा गए हैं, प्रकृति के संतुलन से अलग हो गए हैं, जिसके कारण ये आपस में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। और इस समय भारत इनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के सामने आया है। अफगानिस्तान में जब तालिबान की सत्ता आ गई, उसके बाद भी अफगानिस्तान का विश्वास भारत के ऊपर बना हुआ है। बाकी देश हथियार लेकर पहुंचे थे अफगानिस्तान, भारत हथियार लेकर नहीं पहुंचा था। पाकिस्तान के हमारे अभी इस्तीफा दिया इमरान जी भाई साहब ने, लेकिन इस्तीफा देने से पहले कह के गए हैं कि भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। आज दुनिया का कोई देश नहीं है जो भारत की बात काट सकता है। भारत लगातार मजबूत हो रहा है। आज भारत इस स्थिति में है कि जो भारत एक समय गोलमेज सम्मेलनों में अपनी बात नहीं रख पाता था, उस भारत के विदेश मंत्री आज मंच से खड़े होकर अमेरिका को कह रहे हैं कि हम भी अमेरिका की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे हमारी भी नजर है। वो सीधा जब अमेरिका के पत्रकार सवाल करते हैं तो उनसे कहते हैं कि भारत अपने हित देखने में सक्षम है, आपको देखना है तो यूरोप की तरफ देखिए। एक तरफ भारत की बढ़ती हुई शक्ति है, वहीं बाकी देशों की स्थिरता है। अब अखंड भारत बना पाना क्या पॉसिबल इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि हम लोगों ने जो नज़दीकी इतिहास है उसको इतने ध्यान से देखा नहीं है। हमें लगता है कि क्या करेगा, क्या भारत तोपें भेज देगा, क्या भारत सेना भेज के सभी देशों को अपने में मिला लेगा? ये हो सकता है कि आज के समय में एक रूस ने यूक्रेन के ऊपर तोपें भेज दी तो इतना हंगामा हुआ है, लेकिन ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। आप 1870 का इतिहास देख लीजिए। 1871 में क्या हुआ? 1871 में जर्मनी ने 350 से ज़्यादा टुकड़ों को जोड़ के जर्मनी बनाया। 350 टुकड़े जुड़ के एक देश बने हैं। हम यहाँ पे कितने टुकड़ों की बात कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब जर्मनी आज से 200 साल पहले 350 टुकड़ों को जोड़ सकता है, तो क्या भारत 11 टुकड़ों को नहीं जोड़ सकता? जबकि इसमें सबके हित हैं, सबके इकोनॉमिक हित हैं। आज मिलिट्री स्ट्रेटजी की अगर आप बात करें तो ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के ऊपर राज वही करेगा जो सेंट्रल एशिया पर राज करेगा। और सेंट्रल एशिया मतलब कौन? सेंट्रल एशिया मतलब भारतीय उपमहाद्वीप। विश्व में जो शक्तियां हैं, वैश्विक शक्तियां हैं, वो कब अलग हुई? सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और अब चाइना का संकट आया है। वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका आगे आया, और अब जब चीन को दबाने की कोशिश हो रही है, जब यूरोप और अमेरिका मिलकर चीन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में भारत के लिए संभावनाएं दिख रही हैं। जब कभी भी अखंड भारत की बात होती है तो हम लोग मौर्यन एम्पायर पे पहुंच जाते हैं। हम लोग बातें करते हैं कि कैसे उस समय भारत को एक किया गया था, लेकिन अखंड भारत का इतिहास कोई 100, 500, 1000 सालों का इतिहास नहीं है। अखंड भारत का इतिहास प्राकृतिक इतिहास है। ये इतिहास 14 करोड़ साल पुराना इतिहास है। जब आज से 14 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट्स ऑस्ट्रेलिया के बगल से निकली थी और वहां से होते हुए आके एशिया से टकराई थी, जिसके कारण हिमालय बना था। हम आज भी कहते हैं कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर की जो भूमि है, जो भूभाग है, वो अखंड भारत का भूभाग है। इस अखंड भारत को कागजों पर नहीं बनाया गया है, इस अखंड भारत को सेना की टुकड़ियों ने नहीं बनाया है, इस अखंड भारत को प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति की संरचना का कोई काट नहीं है, प्रकृति के नियमों का कोई काट नहीं है। अगर प्रकृति सत्य है, अगर सनातन सत्य है, तो भारत वो अखंड होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत को दोबारा एक देश बनने से, अपने पुराने वैभव पर आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कीजिए, हमको भी अखंड आयुध बनने में हमारी मदद कीजिए। और एक बात जो आपसे हर वीडियो में कह रहे हैं कि आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है ताकि और अच्छे वीडियो बना सकें। यही वीडियो जब बनाएं तो आपको ज़्यादा बेहतर ग्राफिक्स के साथ समझा सकें, इसके लिए आपकी मदद लगेगी। नीचे UPI है, प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।